आज हम बात करेंगे ओवरीज़ के बारे में। ओवरीज़ का इंट्रोडक्शन पहले जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। शेप देख लेते हैं ओवरीज़ की। शेप है बादाम की शेप की जो है वो होती हैं और दोनों साइड पर होती हैं यूट्रस के। यूट्रस बीच में है और दोनों साइड पर जो है वो ओवरीज़ होती हैं। अटैच किससे होती हैं? अटैच जो है ये ब्रॉड लिगामेंट से होती हैं। ठीक है। उसके बाद जो है बात की हुई है डबल फोल्डेड पेटोनियम की। ठीक है। डबल फोल्डेड पेटोनियम होती है। इन जो डबल फोल्डेड पेटोनियम है इसे मीजोवेरियम कहा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा बताया हुआ बिहाइंड एंड बिलो द लेटर पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब होंगी कहाँ पर? ये बिहाइंड एंड बिलो द लेटर पार्ट ऑफ यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब जो है हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी जब अनाटमी ऑफ यूट्रस का लेक्चर जब मैंने डिस्कस किया था उसके अंदर जो है वो यूट्राइन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब्स के बारे में बताया था। ओवरीज़ के बारे में भी इन सब के जो है वो लोकेशंस बताई थी। यूट्रस की लोकेशन बहुत जो है वो डिटेली बताई थी। इसके अलावा इनकी लोकेशंस भी बताई थी ओवरीज़ की और फ्लोपियन ट्यूब्स की। तो अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप एनाटमी ऑफ यूट्रस का लेक्चर ज़रूर देखिएगा। उससे जो है वो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ना इमेज क्लियर हो जाएगी कि इनकी जो है वो पोजीशंस क्या क्या हैं और इनके नाम भी। जैसे अभी यहाँ पर यूट्राइन ट्यूब है, फ्लोपियन ट्यूब भी इन्हें कहा जाता है। ओवरीज लाइक टेस्टीज। ओवरीज बिल्कुल जो है वो किसके तरीके से होती हैं? टेस्टीज। इसका मतलब ये नहीं कि इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल टेस्टीज की तरह होता है या स्ट्रक्चर टेस्टीज का ओवरीज की तरह होता है, इससे ये बात नहीं है। ये जो है वो डेवलप हो जाती है। कब से डेवलप होना शुरू होती है? जब फीटल लाइफ होती है। तो अर्ली फीटल लाइफ के अंदर जो है वो इनकी पोजीशन कुछ और होती है और उसके बाद जो है इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। जब अर्ली फीटल लाइफ होती है तो ओवरीज और टेस्टीज दोनों की पोजीशन सेम होती है। इस वजह से इसे कहा जा रहा है ओवरीज लाइक टेस्टीज, इसी वजह से कहा जा रहा है, ना कि इनके फंक्शन की वजह से और ना इनकी जो है वो शेप वगैरह की वजह से। ठीक है। तो जब फीटल लाइफ होगी, अर्ली फीटल लाइफ, तो उसमें टेस्टीज और ओवरीज दोनों लंबर रीजन में होगी, नियर द किडनी, किडनी के पास होती हैं। लेकिन जैसे जैसे जो है वो बढ़ती जाती है, लाइफ बढ़ती जाती है, वीक्स बढ़ते जाते हैं, फीटल वीक्स बढ़ते चले जाते हैं, तो ये डिसेंड कर जाती हैं पेल्विक रीजन के अंदर। और आफ्टर बर्थ तो ये बिल्कुल जो है वो डिसेंड हो चुकी होती हैं पेल्विक रीजन के अंदर। अच्छा, इनके जो है कलर की अगर बात की जाए तो ग्रेइश पिंक कलर जो है वो ओवरीज का बताया हुआ है। इसके अलावा इसकी सरफेस की बात की है, इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है। कब कब होती है स्मूथ? बिफोर रेगुलर ओव्यूलेशन। जब तक रेगुलर ओव्यूलेशन स्टार्ट नहीं होती, ओवम रप्चर होकर नहीं निकलता ओवरी से, जब तक इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, जब तक जो है वो कोई उसमें से चीज़ फट के निकली ही नहीं है, कुछ निकला ही नहीं है, तो उसकी सरफेस तो बिल्कुल स्मूथ ही होनी है। लेकिन जब ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाती है, रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट होती है, तो उसके अंदर तो फिर जो है वो ओवम जो है वो रप्चर होगा, निकलेगा ओवरी से और फिर जो है वो ओव्यूलेशन होगी। तो फिर क्या होगा कि उसकी जो लेयर है, जो स्मूथ लेयर हमने बात की, वो स्मूथ नहीं रहेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है। तो क्या होगा? ओवरीज बिकम डिस्टॉर्टेड बाय आई स्कैनिंग विच फॉलो द डिजनरेशन ऑफ सक्सेसिव कॉपुलरिटी। अच्छा, ओवम जो है वो रिलीज हो जाता है, रप्चर हो जाता है, चला जाता है ओवरीज से निकल के फ्लोपियन ट्यूब्स में। तो फिर क्या होता है कि जो डिजनरेशन होती है कार्पोरल यूट्रिया की, एक मिनट मैं आपको जो है वो पिक्चर से दिखाती हूँ तो ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ देखें, पूरी जो है वो बताया हुआ है किस तरीके से प्राइमरी फॉलिकल्स जो बहुत छोटे छोटे भरे हुए होते हैं ओवरीज के अंदर, उसके बाद जो है ये मिच्योर होने शुरू होगा। ये मिच्योर होते हैं और फिर जो है वो यहाँ से एग जो है वो रिलीज हो जाता है, जो फ्लोपियन ट्यूब्स में चला जाता है। उसके बाद जो एम्प्टी फॉलिकल बचा, ये क्या कहता है? कॉर्पस ल्यूटियम। इसी की डिजनरेशन की बात अभी हमने पीछे की कि इसकी जो है वो डिजनरेशन होती है। ठीक है। और इसमें से ओवम तो निकल गया, एग तो निकल गया, उसके बाद ये जो बचता है इसकी क्या होती है? डिजनरेशन हो जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस। ठीक है। तो क्या होगा कि जब तक ओवरीज की सरफेस अच्छी रहेंगी, जब तक ये प्रोसेस नहीं होता। अब आप देखें, यहाँ देख लें, ओवरीज अगर कोई इसमें से, जब तक इसमें से कोई रप्चरेशन नहीं हुई, कोई जो है वो फॉलिकल रप्चर होकर नहीं निकला, ओवुलेशन नहीं हुई, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ ही है। लेकिन जब निकल रहा है वो, जब ओवुलेशन हो रही है, तो यहाँ से देखें ना, फिर इसी तरीके से ये ख़राब होने लगती है। जो इसकी स्मूथ लेयर है वो स्मूथ नहीं रहती बिल्कुल। ठीक है। तो स्मूथ कब तक रहेगी? जब तक कोई ओवुलेशन स्टार्ट नहीं होगी।
इसके बाद जो है वो यहाँ पर बताया हुआ है ओवरीज ऑक्यूपाइज, वही जब हमने पीछे बात की कि ओवरीज कहाँ पर होती हैं, तो वही ओवेरियन फोसा में जो है वो होंगी, पेल्विक रीजन में। ठीक है, यहाँ पर जो मेन जो बात है वो ये है ओवरीज के साइजेस। ये साइजेस चेंज हो जाते हैं आफ्टर मेनोपॉज। जब तक ओव्यूलेशन हो रही है, जब तक साइजेस कुछ और हैं, ओव्यूलेशन स्टॉप हो गई बिल्कुल, अब ओव्यूलेशन नहीं होगी, मेनोपॉज आ गया, साइजेस में चेंजिंग आ जाती है। यहाँ पर जो नॉर्मल एवरेज साइज बताया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 सेंटीमीटर जो है ये इसका नॉर्मल साइज बताया हुआ है। लेकिन आफ्टर मेनोपॉज अगर इसका साइज देखें तो बताया हुआ है यहाँ पर, लेकिन आप देखें इस नॉर्मल साइज में जो एवरेज है उसमें और मेनोपॉज में कितना फ़र्क है। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर था, अब यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आ गया है। 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर और लेस, इससे कम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब जो है ओवरीज में वो बात नहीं रही, वो अपना फंक्शन जो उसका मेन फंक्शन था ओव्यूलेशन, फॉलिकल्स को मिच्योर करके रप्चर करवाना, वो वाला फंक्शन उसका बंद हो गया है। तो जब एक चीज़ में फंक्शनल होना, उसका एक चीज़ जो है वो फंक्शनल है, जब तक वो काम कर रही है तो वो उसका साइज कुछ और है जब तक फंक्शन में है, और जैसे उसने अपना फंक्शन छोड़ दिया तो फिर उसके साइज में भी चेंजिंग आ जाती है। यहाँ पर जो है वो साइजेस का बताया हुआ है कि जो साइज़ जो है हम एक्सप्रेस यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि वॉल्यूम में करते हैं बजाय इसके के डायमीटर्स में करें। ठीक है, नॉर्मल जो रिप्रोडक्टिव एज है उसके अंदर नॉर्मल वॉल्यूम जो बताया है वो 6 से 14 सेंटीमीटर क्यूब है, और एवरेज जो है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो एवरेज होता है, वॉल्यूम बताया हुआ है। अच्छा, द पोस्ट मेनोपॉजल ओवरीज, यहाँ पर भी वही बात की गई है जो मैंने अभी आपको बताई कि जब फंक्शनल नहीं रहेंगी, फंक्शनल तो खैर रहेंगी, मतलब जो हार्मोनल वगैरह वाला जो उसका फंक्शन है वो तो रहेगा, लेकिन जो मेन फंक्शन था बिल्कुल ओव्यूलेशन का वो बंद हो गया। तो जो चेंजिंग आ जाती हैं वो चेंजिंग यहाँ पर बताई गई हुई है कि जो है वो स्ट्रोमा जो है वो बिल्कुल डेंसर हो जाता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो थिक हो जाती है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ऊपर वाली जो लेयर है, ठीक है, और इसकी वो थिक हो जाएगी, और ओवेरियन सरफेस एपिथेलियम जो है वो थिन हो जाएगी, जो एपिथेलियम है वो थिन हो जाएगी, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो थिक हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, मेनोपॉज जो है वो उसकी एज बताई है। वैसे तो हर इंसान की चेंज होती है, सबकी केमिस्ट्री अलग अलग है, तो सबकी जो है वो ये चेंज होती है, लेकिन जो एक एवरेज है जो तकरीबन सब में जो देखा गया है वो 45 से 55 के दरमियान है, मेनोपॉज हो जाता है। अच्छा, कुछ फॉलिकल्स होते हैं जो कॉर्टेक्स में ही रहते हैं, वहीं पर मतलब रहते तो खैर सारे कॉर्टेक्स में, लेकिन मतलब कुछ फॉलिकल्स होते हैं जो सिर्फ जो है वो फॉलिकल्स कॉर्टेक्स में रहते हैं कुछ फॉलिकल्स, और जो है वो क्या करते हैं, नॉर्मली जो है ना वो उसमें ओव्यूलेशन नहीं होती, क्योंकि फॉलिकल्स को मैच्योर होना है, ग्राफिन फॉलिकल बनना है, और फिर रप्रेशन होनी है, ओव्यूलेशन होनी है, लेकिन कुछ फॉलिकल्स ही नहीं होती। ठीक है, लेकिन क्या है कि कुछ फॉलिकल्स को अगर हार्मोनल थेरेपी दी जाए, पेशेंट को, तो हो सकता है कि कुछ फॉलिकल्स जो है वो क्या करें, दोबारा से फंक्शनल हो जाएं, दोबारा से जो है वो उनमें ये कैपेबिलिटी आ जाए कि वो ओव्यूलेशन कर सकते हैं, वो ओव्यूलेशन में हिस्सा लें। लेकिन कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही जो है ना वो उनको हार्मोनल थेरेपी भी दी जाए तो उन पर कोई असर नहीं होता, और बाद में जो है वो क्या होता है, वो सिस्ट बन जाते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वो जो है वो फिर सिस्ट की तरफ आ जाते हैं, सिस्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं। अच्छा, यहाँ बात करते हैं हम फॉलिकल्स की, कि फॉलिकल्स होते कितने। जब स्टार्टिंग लाइफ से अगर बात करें, बिफोर बर्थ से बात करें, तो उस टाइम कितने फॉलिकल्स होंगे, उस टाइम भी फॉलिकल्स होते हैं, उसी टाइम ओवरीज बनती है उसमें फॉलिकल्स होते हैं, स्टार्ट से ही फॉलिकल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आफ्टर बर्थ जो है फिर उसमें फॉलिकल्स आएँ और बने, नहीं, फॉलिकल्स पहले से ही होते हैं। फॉलिकल्स कितने होंगे, मैक्सिमम जो इनके नंबर्स होते हैं स्टार्ट में, बिल्कुल गेस्टेशन 5 मंथ्स ऑफ गेस्टेशन में, सही है, अभी जो है प्रेगनेंसी को 5 मंथ्स हुए हैं और जो है वो फॉलिकल्स मिलते हैं इनमें, तो कितने होंगे, तकरीबन जो है वो 7 मिलियंस बताए हुए हैं। अच्छा, इनमें यह है कि ये फिर रिड्यूस होते जाते हैं, एट्रॉफी में जाते हैं, तो फिर जो है वो एट बर्थ पर जो कितने होंगे, 2 मिलियंस होंगे। फिर ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर रुक जाएंगे, और जो है वो डिजनरेशन की तरफ जाते हैं, और डिजनरेशन होती है इनकी, और जब प्यूबर्टी पर आते हैं तब कितने रह जाते हैं, 40,000 सिर्फ बचते हैं, सही है, ये साइड्स जो बचते हैं ये 40,000 बचते हैं। अब 40,000 में
जो होते हैं 40,000 में से सिर्फ कितने हमारे पास यहाँ पर बचते हैं, ऑफ द 40,000 उस आर रिमेनिंग ए प्यूबर्टी। अच्छा, प्यूबर्टी के टाइम पर जो है वो ओनली अबाउट 400। अच्छा, प्यूबर्टी के टाइम पर जो है वो 400 बचते हैं। और प्यूबर्टी से पहले पहले, प्यूबर्टी आने से पहले पहले जो है वो इनकी डिजनरेशन होती है, और ये कितना होते हैं 40,000 होते हैं। फिर प्यूबर्टी के टाइम पर जो है ये 400 बचते हैं। ठीक है, 400 बचते हैं। इन 400 में से जो है फिर वो ग्राफिन फॉलिकल्स बनते हैं, और जो हर मंथ एक ग्राफिन फॉलिकल बनता है, और वो जो है वो रप्चर होता है, ओवुलेशन में हिस्सा लेता है। उसके अलावा भी फिर जो है ये एट्रोफी की तरफ जाते हैं। कुछ जो बाकी बचते हैं, काफ़ी हर मंथ जो है वो कुछ ना कुछ फॉलिकल्स जो है वो एट्रोफी की तरफ जा रहे होते हैं, खुद ब खुद जो है उनकी डिजनरेशन हो रही होती है प्यूबर्टी के बाद भी। या एक हर मंथ जो है एक तो रिलीज होता ही है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी जो है वो कुछ फॉलिकल्स एट्रोफी की तरफ जा रहे होते हैं। मुसलसल जो है वो एट्रोफी चल रही होती है फॉलिकल्स की। जब भी फिर 45 से 55 पर मेनोपॉज हो जाता है। ये एवरेज है, ऐसा नहीं कि 45 से 55 के दरमियान लाजमी है कि ये हो ही जाना है, नहीं भाई, हर इंसान की केमिस्ट्री अलग होती है। वेजल्स पर आ जाते हैं। वेजल्स पर बात करते हैं। द ओवरीज एंड यूट्राइन ट्यूब आर सप्लाइड बाय द ओवेरियन आर्टरीज विच आर ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा जो है वो डिवाइड हो रहा है, और एब्डोमिनल एओर्टा की जो है वो ब्रांचेज हैं जो कहाँ सप्लाई कर रही हैं ब्लड, ओवरीज को भी और यूट्राइन ट्यूब्स को भी। सही है। उसके बाद वेन्स की वेन्स पर आ जाएं तो वेन इमर्ज फ्रॉम द ओवेरियन हिला एज द पेनिफॉर्म प्लेक्सिस। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो क्या होता है कि वेन्स जो है वो इमर्ज होकर एक प्लेक्सिस बना लेती हैं, विच इज़ फ्रॉम द ओवेरियन वेन्स जो क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, ओवेरियन वेन्स जो है वो फॉर्म कर रहे होते हैं। दो वेन्स की बात बताई हुई, जो राइट वाली ओवेरियन वेन है वो कहाँ पर जो है वो खुल रही है, वो वेना कैवा में खुल रही है, और जो लेफ्ट वाली है वो रीनल वेन के साथ है, तो वो जो है वो रीनल वेन में जो है उसका ड्रेन हो रहा है, उसका ब्लड जो है वो रीनल वेन में ड्रेन हो रहा है, और जो राइट वाली है उसका जो है वो वेना कैवा के अंदर हो रहा है। डेफिनेशन देख लेते हैं ओवेरियन सिस्ट की। तो जो सेमी सॉलिड और फ्लूइड फिल्ड सैक बन जाए, जो ओवरी जिसके अंदर सेमी फ्लूइड मतलब जो है वो सेमी सॉलिड बिल्कुल भी सॉलिड ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठोस हो जाए, थोड़ा सा सेमी सॉलिड बताया हुआ है, फ्लूइड हो उसके अंदर, तो वो क्या कहलाएगी, ओवेरियन सिस्ट कहलाएगी। अब ऐसा नहीं है कि हर ओवेरियन सिस्ट जो है वो पैथोलॉजिकली होती है। सिस्ट जो है वो पैथोलॉजिकल भी होती हैं और फंक्शनल भी होती हैं। ओवेरियन सिस्ट में दो सिस्ट हैं, फंक्शनल एंड पैथोलॉजिकल। तो जो फंक्शनल और पैथोलॉजिकल के अंदर डिफरेंस है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, और उनके देखेंगे भी कि फंक्शनल किस तरीके की होती हैं एंड पैथोलॉजिकल किस तरीके की होती हैं।